कहानी की शुरुआत 1987 के पुराने वक्त में हॉस्टल से होती है, जहां फीमेल लीड रूबी नजर आती है। इनकी हॉस्टल की डायरेक्टर रूस को लेके बहुत सख्त है। एक रात रो को हॉस्टल लौटने में देर हो जाती है तो रो अपने रूम तक खिड़की के जरिए चढ़ती है और डायरेक्टर से बचने में उसकी दोस्तें बहुत मदद करती हैं। अब बारी आती है सूहो की, जो हाल में ही काम के सिलसिले से कोरिया आया है। सूहो एक गेस्ट हाउस में 3 लड़कों के साथ रहता है, जो एक दिन अपनी बोरियत को भगाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में कॉल करते हुए रो के रूम की सारी लड़कियों को डेट पे बुलाते हैं। अब लड़कियां भी ये मौका कहाँ हाथ से जाने देने वाली थी, इसलिए जाने की तैयारी में लग जाती हैं। और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ सूहो की रो से पहली मुलाकात होती है। सूहो का पहली नजर में ही रो की मासूमियत पे दिल आ जाता है। सारी लड़कियां अपनी डेट चूज करने लगती हैं, जहाँ रो की दोस्त पहले सूहो को चुनती है, जिससे रो अपना मौका खो देती है। थोड़ी देर बाद ही हम रो को एक म्यूजिक शॉप में गाना सुनते देखते हैं। वहाँ पीछे से सूहो भी रो को खड़े देख रहा था, जो रो की दोस्त के साथ डेट पे नहीं किया था। रो जब म्यूजिक शॉप से जाने लगती है तो सूहो से गाने की कैसेट गिफ्ट करता है, जो रो पैसे न होने की वजह से खरीद नहीं पाई थी। रो सूहो का पीछा करती है, जहाँ सूहो अचानक पुलिस वालों से छुपने लगता है तो रो उसकी मदद करते हुए उसे गले लगा लेती है। सूहो रो का शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसे रो से अगले दिन लंच पर बुलाती है। रो अच्छे से तैयार होकर रेस्टोरेंट में सूहो का इंतजार करने लगती है, जो काफी देर बाद भी वहाँ नहीं आता तो रो का दिल टूट जाता है। सीन्स कोरिया की गवर्नमेंट पर शिफ्ट होते हैं, जो 1987 में बहुत करप्टेड थी। इसीलिए लोग इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट के खिलाफ जाने में भी लगे हुए थे। गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये लोग इलेक्शंस के लिए तो मान जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके बीच अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। इलेक्शन में खड़ी होने वाली पार्टी आपस में ये प्लान बनाती है कि वो दूसरी पार्टी के एक खास मेंबर को किडनैप करवाकर नॉर्थ कोरिया भेज देंगे। ऐसे ये लोग उस पार्टी पर धोखे का इल्जाम लगाकर इलेक्शंस खुद जीत जाएंगे। इस काम को सरअंजाम देने के लिए कुछ जासूस नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी साउथ का साथ दे रही थी। फिर कहानी में एजेंट मू की एंट्री होती है, जो अपने काम में बहुत माहिर था। वो जर्मनी से कोरिया उस क्रिमिनल की तलाश में आता है, जिसके पीछे वो सालों से लगा हुआ था। वो उन लोगों पर छानबीन करना शुरू कर देता है, जो पिछले कुछ महीनों के अंदर जर्मनी से कोरिया आए थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में वो क्रिमिनल भी यहाँ आया था। कोरिया आने वाले लोगों में सूहो का नाम भी था, जिसपे मू शक करने लगता है। यहाँ सूहो की पहचान खोलते हुए हमें बताया जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया से आने वाला एजेंट है, जो खास मेंबर की किडनैपिंग के लिए भेजा गया है। एक दिन सूहो और उसके साथियों को किडनैपिंग का मौका मिल जाता है, लेकिन जब वो उस खास मेंबर को ले जाने लगते हैं, तभी मू, जिसने इन पे नजर रखी हुई थी, पुलिस के साथ इनके पीछे पड़ जाता है। जल्दबाजी में सूहो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सूहो तो भाग निकलता है, लेकिन उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मू सूहो का पीछा करता है, जिसपे वो गोली भी चलाता है, लेकिन सूहो फिर भी किसी तरह बच निकलता है। वो सीधा गर्ल्स हॉस्टल पहुँच जाता है, जहाँ एक रूम की खिड़की खुली देख के वो दीवार चढ़कर रूम के अंदर पहुँचते हुए बेहोश हो जाता है। हॉस्टल की डायरेक्टर पुलिस को वारंट के बगैर सर्च नहीं करने देती, इसलिए मू अपनी पार्टनर को वारंट लेने भेज देता है। कमरा रो का ही था, जो सूहो को जख्मी देखकर परेशान हो जाती है। रो की रूममेट्स उसकी मदद करते हुए सूहो को इनके बाथरूम में छुपा देती हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सूहो बस उन स्टूडेंट्स में से है जो गवर्नमेंट के खिलाफ धरना देने में लगे हुए हैं। मू वारंट के बाद हॉस्टल में सूहो को ढूंढता है, जो उसे जब कहीं नहीं मिलता तो वो हॉस्टल के चारों तरफ अपने पुलिस वालों को ड्यूटी पर लगा देता है। रो की दोस्तें सूहो को छत पर मौजूद स्टोरेज रूम में ले जाती हैं। रो सूहो की देखभाल करने लगती है। सूहो भी रो के साथ ढेर सारी बातें करता है, जहाँ वो रो को अपनी बहन का दिया हुआ लॉकेट भी दिखाता है। डायरेक्टर एक दिन शक होने पर स्टोरेज रूम चेक करने आती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ सूहो रो के साथ खिड़की के बाहर मौजूद जगह पर छुपा हुआ दिखता है। रो टेंशन में गिरने लगती है कि सूहो से गले लगाकर बचा लेता है। डायरेक्टर जाते हुए स्टोरेज रूम को लॉक कर देती है। इस वजह से रो को कुछ देर वहीं रुकना पड़ता है, जहाँ से सूहो के साथ मजीद वक्त बिताने का मौका मिल जाता है। रो को याद आता है कि जल्द कॉलेज में बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जो साल में एक ही बार होता है। ये वाहिद फेस्टिवल है जिसमें लड़कों को हॉस्टल आने की इजाजत होती है, और इसी का फायदा उठाकर रो सूहो को भगाने वाली थी। गवर्नमेंट के बीच किडनैपिंग के चक्कर में बहस होने लगती है, जहाँ सारी पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगी थी। वो पार्टी जिसने किडनैपिंग की कोशिश करवाई थी, उसका लीडर चांगसू अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मू की छानबीन को बंद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा था। मू सूहो के साथ गेस्ट हाउस में रहने वाले लड़के गोंग को पकड़कर यह जिम्मेदारी देता है कि वो सूहो की हर खबर उस तक पहुंचाएगा। रो फेस्टिवल के लिए कपड़े लेने अपनी आंट को कॉल करती है, जो चांगसू के घर काम करती थी। अगले दिन रो चांगसू के घर कपड़े लेने जाती है, जहाँ उसकी चांगसू की बीवी से टक्कर होती है। इधर ये राज खुलता है कि ये औरत रो की सौतेली माँ है, यानी रो चांगसू की बेटी है। जब रो की माँ की मौत हुई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी का फैसला किया, तभी रो ने अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने का फैसला कर लिया और फिर हॉस्टल चली गई। फेस्टिवल का दिन आ जाता है। बहुत सी मुसीबतों का सामना करने के बाद रो सूहो को गेट तक ले जाती है। इनको वहाँ से
निकलते हुए रो की दोस्त बून देख लेती है, जो वही लड़की थी जिसने पहली बार सुहो को डेट पर चूज किया था। कॉन्ग जो फेस्टिवल के लिए आया हुआ था, उसके जैसे ही सुहो पर नजर पड़ती है वो फौरन मुंह को इत्तला दे देता है। जाने से पहले सुहो रो को अपनी बहन वाला लॉकेट पहना देता है, क्योंकि वो बस इसी तरह उसके एहसान का बदला दे सकता था। रो की दोस्त जिसने पुलिस में हलचल महसूस कर ली थी, फौरन सुहो को वहाँ से जाने के लिए कहती है और ऐसे सुहो वक्त पर भाग निकलता है। रोज सुहो के खून से भरे कपड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास लाकर छुपा देती है, जिन पर वो बहुत भरोसा करती थी। बून जिसने रो पर नजर रखी हुई थी, फौरन उसके जाने के बाद कपड़ों को चेक करती है और वो सुहो को पकड़वाने के लिए पुलिस को कॉल लगाती है कि हॉस्टल डायरेक्टर उसे रोक लेती है। अब रो और उसकी दोस्तों को बात करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ रोज सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, जिस पर रो को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। सुहो सीधा अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचकर नॉर्थ कोरिया कॉल लगाता है, जो वहाँ के डिप्टी जनरल रोक उठाती है, जो खुद इस मिशन का हिस्सा है। यहाँ ये राज भी खुलता है कि सुहो रोक का बेटा है। उनसे बातचीत के बाद सुहो दोबारा खास मेंबर की किडनैपिंग पर लग जाता है, जिसमें आखिर वो कामयाब हो जाता है। वो अपनी टीम को बोट के जरिए नॉर्थ कोरिया की तैयारी करने का कहता है, जबकि वो खुद हथियार लेकर एक पहाड़ी पर चला जाता है, जो रो के हॉस्टल के बराबर में ही थी। रो अपना सामान पैक करते हुए जाने की तैयारी में लग जाती है, जबकि सुहो पुलिस के आने पर भागता हुआ हॉस्टल के बेसमेंट के जरिए हॉस्टल में घुस जाता है। यहाँ सीधा उसका सामना रो से होता है। इससे पहले इनमें कोई बात हो पाती, मुंह अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचकर सुहो पर गन टान लेता है। सुहो अपने आप को बचाने के लिए रो को अपनी तरफ खींचकर उसे मारने की धमकी देता है, जो देख के मुंह पीछे हटने लगता है। यहाँ सुहो के दो साथी भी आ जाते हैं और सबके बीच फायरिंग होने लगती है। गोलियां खत्म होने के बाद सुहो रो का हाथ पकड़ते हुए पूरे हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ाने की बात करने लगता है, जिस वजह से आखिर मुंह अपनी टीम को हॉस्टल से बाहर भेज देता है। ऐसे सुहो के साथ ही हॉस्टल में मौजूद सब लड़कियों को मुंह के साथ बांधी बनाते हुए एक कमरे में लॉक कर देते हैं। मुंह की पार्टनर फॉरेन पुलिस चीफ को इस बात की खबर देती है, जो चांगसू तक ये बात पहुंचा देता है। चांगसू को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। चांगसू रोक को कॉल लगाता है, जहाँ रोक से उसके एजेंट्स को सुरक्षित हालत में वापस भेजने की डिमांड करता है, वरना वो उनकी डील खत्म कर देगा। अब चांगसू सबकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए खुद हॉस्टल के बाहर लगे पुलिस कैंप में पहुंचता है। चांगसू सुहो से बात करते हुए उसे अपने ऊपर भरोसा करने के लिए मना लेता है, जहाँ सुहो के पास नॉर्थ कोरिया से इस बात का सिग्नल आ जाता है कि वो चांगसू का कहना माने। अब प्लान बनाते हुए ये लोग रात के अंधेरे में सबको सोता छोड़ के बेसमेंट के जरिए बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ सुहो के जो लोग खास मेंबर को लेकर नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, उनका साउथ कोरियन आर्मी की बोट से टकराव हो जाता है। यहाँ फायरिंग में खास मेंबर के साथ नॉर्थ कोरिया के सारे एजेंट मारे जाते हैं। इस बात की खबर जल्द चांगसू और उसके असिस्टेंट टाई को मिल जाती है। अब क्योंकि इनकी डील फेल हो चुकी थी, तो चांगसू सुहो और उसके साथियों पर गोली चलाने के लिए कह देता है, जिससे ये लोग किसी तरह बचकर अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन सुहो का एक साथी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। चांगसू टाई पर बहुत गुस्सा करता है, जिसने उसकी बेटी की जान को खतरे में डाला था। अंदर सुहो की नजर रो के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है, जिससे वो अपने साथ अपने साथी को पट्टी करने के बहाने ले आता है। जब रोज सुहो के साथी को दवाई लगा देती है, तो सुहो खुद उसके हाथ पे भी पट्टी करता है। चांगसू सुहो को सफाई देने के लिए कॉल लगाता है, जहाँ वो उससे उनके एजेंट्स के मरने की खबर भी बता देता है। सुहो चांगसू से डॉक्टर की डिमांड करते हुए कॉल काट देता है। टाई को जब सुहो की डिमांड पता चलती है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर कैंग को अंदर भेजने का फैसला करता है। टाई कैंग को किसी तरह इंजेक्शन से बेहोश करने के लिए कहता है। टाई के इरादे नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को खत्म करने के थे और इसीलिए वो चांगसू के खिलाफ भी जा रहा था। मुंह की पार्टनर हाना को भी जांग के साथ अंदर भेजने की तैयारी की जाती है। चांगसू पुलिस वालों के जरिए हॉस्टल के चारों तरफ डिवाइसेस लगवा देते हैं, ताकि वो अंदर की सारी बातें सुन सकें। अंदर आते ही कैंग सुहो के साथी का इलाज करने लगती है, जबकि हाना सुहो से लड़कियों को छोड़ने की बात करती है। 10 लड़कियों में रो का नाम भी शामिल था, जिसके खिलाफ बाकी लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन सबकी नजर में आज वो इस मुसीबत में रो की वजह से ही फंसी थी। रो पूरी तरह रोते हुए सुहो के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके कान में वो अपनी चांगसू की बेटी होने वाली बात बता देती है। रो का मकसद बाकी लड़कियों को बाहर निकलवाना था, लेकिन सुहो रो को अंदर ही रोकते हुए सिर्फ 9 लड़कियों को बाहर भेज देता है। चांगसू जो सब सुन रहा था, रो की बाहर न आने वाली बात सुनकर फिर परेशान हो जाता है। सुहो जब अपने साथी को चेक करने आता है, तो कैंग उसे इशारा करके हॉस्टल के चारों तरफ डिवाइस होने की खबर दे देती है। सुहो मुंह के पास आता है, जिसे वो जानबूझकर जोर से बात करते हुए ये कहता है कि उसने हॉस्टल के चारों तरफ बॉम्ब लगाए हुए हैं। अगर पुलिस ने कोई भी गड़बड़ की, तो वो हॉस्टल को उड़ा देगा। जल्द खास मेंबर के मरने की बात न्यूज पे चलने लगती है, जहाँ लोग जगह जगह धरना देना शुरू हो जाते हैं। चांगसू की बीवी टाई और इसे आइडिया देती हैं कि वो खास मेंबर की न्यूज को खत्म करने के लिए हर जगह हॉस्टल वाली न्यूज चला दें। साथ ही वो लोग रोक को कॉल करके ये समझाएं कि वो बस 10 दिन तक उनके एजेंट्स को कोरिया में रखेंगे, जहाँ इलेक्शंस होते ही जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा, तो वो उन्हें मार डालेंगे, लेकिन इसके बदले वो नॉर्थ कोरिया को वादा किए हुए 3 मिलियन भी देंगे। चांगसू और टाई ये आइडिया पसंद करते हुए जहाँ चांगसू रोक को फोन कर देता है, रोक चांगसू की
बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कॉल कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोक की सुपीरियर चांगसू को कॉल करते हुए इस प्लान के लिए हाँ कह देती है। यही कट सीन से पता चलता है कि इसमें चांगसू की हामी भी शामिल है। कैंग के प्लान की वजह से आर्मी वाले हॉस्टल पे फायरिंग शुरू करते हैं, तो सुहो सीधा रोक को प्रोटेक्ट करता है और दोनों साथ जमीन पे गिर जाते हैं। रोक को वापस बाकी लड़कियों के पास छोड़ने के बाद चांग कैंग को पकड़कर सुहो के पास ले आता है, जहाँ सबको ये झटका मिलता है कि कैंग भी नॉर्थ कोरियन एजेंट्स में से एक है, जो काफी सालों से टाई की गर्लफ्रेंड बनकर जासूस के तौर पे रह रही है। कैंग को नॉर्थ कोरिया की तरफ से सब सिचुएशन को संभालने के ऑर्डर्स दिए गए थे। चांगसू, जिससे नॉर्थ कोरिया की तरफ से हामी मिल गई थी, सुहो को कॉल करके 10 दिन तक सबको बांदी बनाकर रखने का कहता है, जहाँ वो उसे ये झूठा वादा करता है कि 10 दिन बाद इन्हें सही सलामत नॉर्थ कोरिया पहुँचा दिया जाएगा। सब चांगसू की बात मान लेते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि इनका मुल्क इन्हें ही धोखा दे चुका है। चांगसू को अचानक अपने बेटे के हॉस्पिटल में होने की खबर मिलती है, जो रोक का सगा भाई भी था। ये उन सोल्जर्स में से एक था जो नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को मारने के चक्कर में बुरी तरह घायल हो गए थे। चांगसू फौरन हॉस्पिटल आकर अपने बेटे से बात करने लगता है, जो उसे रोक का ख्याल रखने का कहकर मर जाता है। सोल्जर के मरने की खबर भी न्यूज पर चल जाती है, जिसे सुनने के बाद रोक पूरी तरह बिखरते हुए सुहो से बाहर जाने की भीख मांगने लगती है, क्योंकि वो अपने भाई को एक आखिरी बार देखना चाहती थी। सुहो जब उसे नहीं जाने देता तो रोज थप्पड़ मारते हुए वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे सुहो फौरन कैंग के पास लाते हुए उसका इलाज करवाता है। कैंग सुहो की शक्ल देखते हुए सब समझकर उसे चेतावनी देती है कि वो अपनी फीलिंग्स को उनके मिशन के बीच में ना लाए। मुंह जिसे दूसरे कमरे में लॉक कर दिया गया था, किसी तरह कमरे से बाहर निकलते हुए डायरेक्टर के खुफिया रूम में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि डायरेक्टर ने हर कमरे में खास डिवाइस लगाई हुई थी ताकि वो लड़कियों की सारी बातें सुन सके। मुंह अपने ऊपर किसी का शक आने से पहले लॉक होने वाले कमरे में दोबारा पहुंच जाता है। जल्द मुंह को बेसमेंट से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल जाता है, जिससे वो जैसे ही बाहर आता है तो आर्मी वाले टाई के कहने पर उस पर ही गोलियां चला देते हैं। मुंह को मजबूरी में भागकर वापस अंदर आना पड़ता है। मुंह को कुछ समझ नहीं आता और वह डायरेक्टर वाले खुफिया कमरे में सबकी बात सुनने की कोशिश करता है। आखिर मुंह के सामने सारा सच आने लगता है कि कैसे कैंग नॉर्थ कोरियन एजेंट है और ये सब नॉर्थ साउथ में होने वाली एक डील की वजह से ही तमाशा कर रहे हैं। सुहो मुंह को पकड़ लेता है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पॉलिटिशियन जब मुंह को आसानी से मार सकते हैं तो उनके लिए नॉर्थ कोरियन एजेंट्स की जान कुछ नहीं। सुहो मुंह की बातों पर गहरी सोच में पड़ जाता है और इसे वापस उसके कमरे में लॉक कर देता है। रो मुंह के जख्म पर दवाई लगाने आती है, जो रो को सुहो के पास मौजूद बॉम्ब रिमोट के बारे में बता देता है, क्योंकि वो उससे कुछ भी गलत करने से रोकना चाहता था। सुहो रो के हाथ की पट्टी को बदलता है, जहाँ रो से गले लगा लेती है। सुहो भी उससे हक करने लगता है, लेकिन इतने में रो उसका रिमोट चुराते हुए उसे पीछे धक्का दे देती है। सुहो किसी तरह रो को संभालते हुए उससे रिमोट वापस छीन लेता है, जहाँ वो उसे ये कहते हुए चला जाता है कि इन्हें 10 दिन बाद सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। कैंग जिसने ये सब देख लिया था, सुहो से बॉम्ब का रिमोट खुद लेकर रख लेती है। सुहो मुंह से लड़ने आता है, जिसने रो को भटकाया था, लेकिन यहाँ मुंह दोबारा अपनी इज्जत पर अड़ा रहता है कि इलेक्शन के बाद सभी मारे जाएंगे। सुहो रो को उसकी ये बात साबित करने का मौका देते हुए हैना के हाथों कुछ सप्लाईज अंदर मंगवाता है। मुंह हैना से बात करते हुए उसे अपने ऊपर गोलियां चलने वाली बात को बताता है और उसे सुहो के लिए इस बात के सबूत जमा करने का कहता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि इनका देश भी इनकी तरफ पीठ कर चुका है। हैना के साथ कुछ और लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, जहाँ निकलते साथ ही हैना पुलिस चीफ के मुंह पर हमले वाली बात बता देती है। यही मौका देकर वो टाई के ऑफिस में हेयरिंग डिवाइस भी लगा देती है। चीफ चांगसू को हैना की बात बताता है, जो टाई से सवाल करने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ टाई उन्हें कहता है कि वो मुंह को भी बाकी सबके साथ खत्म कर देगा। हैना, जो इनकी ये बातें सुन रही थी, अपने रिपोर्टर दोस्त के साथ जल्द सुहो को देने के लिए सबूत जमा कर लेती है, लेकिन सबूत सुहो को देने से पहले ही वो पकड़ी जाती है। चांगसू सुहो से दोबारा अपनी बेटी की जान के लिए बात करने की कोशिश करता है, जहाँ सुहो उसे रो से एक बार मिलने की इजाजत दे देता है। कैंग जो रो पर भरोसा नहीं करती थी, चांग को इन पर नजर रखने का कहकर उसे रो पर गोली चलाने की इजाजत दे देती है, अगर रो ने अपने पिता से कोई गलत बात की तो। रो को हॉस्टल की टूटी हुई खिड़की के सामने लाया जाता है, जहाँ चांगसू और रो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। रो अपने पिता से अपने भाई को इज्जत से दफनाने का कहते हुए ये कहने लगती है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी चांग उस पर गोली चला देता है, लेकिन सुहो अच्छा ही रोने के नाते उसे इस बार भी बचा लेता है। कैंग रो को थप्पड़ मारती हुई दूसरे कमरे में बंद करवा देती है, जहाँ मुंह और हॉस्टल डायरेक्टर भी मौजूद थे। जब लड़कियों के माता पिता हॉस्टल के बाहर शोर मचाने लगते हैं, तो टाई सुहो से लड़कियों की एक वीडियो बनाकर बाहर भेजने के लिए कहता है। सुहो को यहाँ हैना को अंदर लाने का मौका मिल जाता है और वो वीडियो देने के लिए हैना को अंदर बुलवा लेता है। सुहो हैना से सबूत लेने के बाद सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसके अपने पिता उसके खिलाफ हो चुके थे। यहाँ आखिर रोक का राज भी खुल जाता है, जहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है कि रोक ने सुहो और उसकी बहन को रोड पर से उठाकर पाला था और वो सुहो को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए ये सब कर रहा था। सुहो मुंह के साथ हाथ मिला लेता है ताकि वो अपने साथ हॉस्टल की लड़कियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल सके। दोनों कैंग और चंग को पकड़ लेते हैं ताकि वो इन्हें साथ काम करने के लिए शांति से मना सके, लेकिन दोनों ही इनका साथ देने
करने के लिए तैयार नहीं थे। सुहो सारी लड़कियों को हॉस्टल में घूमने की आजादी देते हुए इनके कंपनी के पॉलिटिशियंस की खबर भी दे देता है, जो इन सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे थे। हैना बीन के साथ मिल जाती है और सब मिलकर नए प्लान की शुरुआत करते हैं। सुहो एक बार फिर कैंग और चांग से बात करने आता है, जहाँ कैंग सुहो की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चांग अभी भी जिद्दी बना रहता है। सुहो जो अभी भी अपने पिता की बात से दुखी था, रोज का मूड अच्छा करने कॉफी लेकर आती है, जहाँ सुहो से किस कर देता है। मुंह को कैंग के इरादों पर शक था, लेकिन सुहो अपनी साथी पर भरोसा करते हुए ये कहकर उसे खोल देता है कि उसके अपने पिता ही उसके खिलाफ हो चुके हैं। यहाँ कैंग को रोक और सुहो का रिश्ते का पता चलता है तो वो हैरान रह जाती है। हैना जो बाहर निकल कर इनके मिशन को पूरा करने वाली थी, चांग सू का जासूस उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन हैना भाग निकलती है। रोज सुहो से कहती है कि वो अपने पिता से मिलकर उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें मनाना चाहती है। सुहो उसकी बात मानते हुए चांग सू को कॉल करके बेसमेंट की तरफ रोज से मिलने बुलाता है। चांग सू प्लान के साथ आया था, जहाँ वो अपनी बेटी को रास्ते से हटाते हुए सुहो पर फायर करवाने वाला था, लेकिन इसका प्लान तब चौपट होता है जब रोज सुहो के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। पीछे से कोई बेबी गोली चला देता है, जिसके लगते ही मुंह जमीन पर गिर जाता है। ये टाई के काम था जो मौके का फायदा उठाना चाहता था। अंदर आकर सुहो रो को तसल्ली देता है, जबकि टाई पुलिस चीफ के जरिए ये न्यूज फैलवा देता है कि नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने चांग सू पर हमला कर दिया है, जिस वजह से वो लोग अब उनके खिलाफ लड़ेंगे। मुंह और सुहो जानते थे कि अब किसी भी हाल में इन पर हमला होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को लड़कियों की परवाह तक नहीं है। कैंग ने कुछ आइडिया देती है, जिससे मनाते हुए जैसे ही टाई आर्मी के साथ हॉस्टल में घुसता है तो सुहो उसके सामने कैंग को बॉम्ब पहनाए खड़ा कर देता है। ऐसे टाई को मजबूरन पीछे हटना ही पड़ता है। अब ये लोग अपने आखिरी प्लान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो नॉर्थ कोरिया भेजने वाले पैसों को चुराना था, ताकि उसके बदले ये लोग अपनी सुरक्षा की धमकी नॉर्थ को दे सकें। सुहो कैंग को इस काम के लिए बाहर निकाल देता है, जिस पर टाई को अभी भी पूरा भरोसा है। एक सीन से चांग सू का नाटक सामने आता है, जो टाई की धोखेबाजी को पकड़वाने के लिए अपनी बीवी के साथ मिलकर जख्मी होने का तमाशा कर रहा था। सुहो कैंग को एक और झटका देते हुए नॉर्थ से आने वाले मैसेज का बताता है, जिसमें लिखा था कि अगर इन्होंने हॉस्टल को रातों रात नहीं उड़ाया तो वो लोग सुहो की बहन को खत्म कर देंगे। कैंग पैसे चुराने में कामयाब हो जाती है, जिससे अब बस हॉस्टल वापस लौटना था, लेकिन कैंग की सच्चाई भी सबके सामने तब आ जाती है जब कोई हॉस्टल के अंदर से कैंग के नॉर्थ कोरियन होने वाली खबर बाहर निकाल देता है। पुलिस कैंग के पीछे पड़ जाती है, जिससे उनसे भागना पड़ता है। टाई को जब कैंग की सच्चाई का पता चलता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। हैना किसी तरह चांग सू से बात करने हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ सुहो की भी उससे बात हो जाती है और वो इन्हें यकीन दिलाता है कि इनकी सुरक्षा उसके हाथों में है, जबकि वो सिर्फ अपनी बेटी को बाहर निकालने के बारे में सोच रहा था। टाई जिसके सामने सब धोखा निकला था, रात में हॉस्टल को उड़ाने के लिए कह देता है, लेकिन तभी वहाँ चांग सू आते हुए उसका सारा सच खोलकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। कैंग किसी तरह वापस हॉस्टल आ जाती है, जहाँ वो किसी भी हाल में रात भागने का कहती है, क्योंकि वो इन लोगों के लिए कश्ती का इंतजाम करके लौटी थी। सुहो चांग सू को इनका प्लान बता देता है, जो उनकी कॉल के बाद अपने जासूस को सुहो को बाहर निकलते ही खत्म कर देने का कह देता है। मुंह की मदद से सुहो कैंग और बाकी दो साथी खिड़की से कूदते हुए बाहर निकल जाते हैं। हैना अपने रिपोर्टर दोस्त की मदद से नॉर्थ साउथ की डील की खबर भी लोगों तक पहुंचवा देती है। सुहो एक दो साथी पहले कश्ती पर पहुंच जाते हैं, जिनमें चांग भी शामिल था, लेकिन इन्हें चांग सू का जासूस आकर खत्म कर देता है। हैना की बात को गलत साबित करने के लिए पुलिस चीफ रोकी चांग सू की बेटी होने वाली बात दुनिया के सामने लाते हुए उन्हें इस बात पे यकीन करवा देता है कि वो सबको बचाने में लगे हैं। प्रेसिडेंट की खबर मिलते ही टाई को सारी अथॉरिटी दे देता है, जिसके जरिए वो हॉस्टल को उड़ाना चाहता था, ताकि नॉर्थ और साउथ के बीच की कोई भी डील सामने न आए। कैंग और सुहो कश्ती तक पहुंचते ही हैं कि चांग सू का जासूस इन्हें रोक लेता है, लेकिन दोनों उसे खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। जासूस मरने से पहले सुहो को टाई की अथॉरिटी में आने की खबर दे देता है, जहाँ सुहो रो को बचाने का फैसला करते हुए कैंग को अकेले ही अच्छी जिंदगी के लिए रवाना कर देता है, ताकि वो उसकी बहन का भी ख्याल रख सके। हॉस्टल डायरेक्टर एक साथ लड़कियों को बेसमेंट के जरिए बाहर निकलने लगता है, लेकिन जब इनमें मौजूद बूढ़ी औरत हॉस्टल के अंदर आ जाती है तो रो फौरन उसे बचाने चली जाती है। सुहो भी वक्त पे वहाँ पहुँच कर मुंह की मदद करता है, लेकिन जब उसे रो नहीं दिखती तो वो अंदर उसके पीछे आता है। जब धमाके शुरू हो जाते हैं, जिसे सुहो जख्मी होते हुए बुरी हालत में आ जाता है। रो से बचाते हुए छत वाले स्टोरेज रूम में ले आती है। सुहो जो सिर्फ रो को बचाना चाहता था, टाई को कॉल करते हुए ये झूठ बोल देता है कि उसके पैसे इनके पास हैं, जहाँ बैंक का पासवर्ड सिर्फ उसे और रो को पता है। ऐसे आर्मी अंदर आते हुए सुहो पर गोलियां बरसा देती है, जिसे देख के रो बस रोती जाती है। सुहो मरने से पहले उसे कैसे देता है, जहाँ टाई आकर रो को खींचता हुआ बाहर ले जाता है। थोड़े वक्त बाद की न्यूज दिखाई जाती है, जहाँ टाई, चांग मू और प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके इसी दूसरे आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब कहानी एक साल आगे जाती है, जहाँ हैना और मू एक साथ सही सलामत जिंदगी के मजे ले रहे थे। हॉस्टल ही अपनी पुरानी रूटीन की तरफ लौट चुका है, जबकि रो उस शॉप में आती है जहाँ वो सुहो से पहली बार मिली थी। यहाँ वो सुहो की कैसेट सुनने लगती है, जिसमें उसने उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया था। रो के बहते हुए आंसुओं के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।